नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विदुषी जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिख ही रहा होगा, आज जो हमारी चर्चा का बिंदु है वो उत्तराखंड एग्जाम एसआई को लेकर के है। क्योंकि एक ये ऐसी वैकेंसी है बच्चा जिसका हम लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लगभग 2015 में लास्ट टाइम पर ये वैकेंसी थी, उसके बाद अब 2024 में इसका एग्जाम और फिजिकल होने वाला है। तो इसको लेकर के मैं आपके साथ आया। उसका कारण नॉर्मली आप देखोगे, आप मेरे कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे देखोगे, मैंने कभी भी इस तरीके का वीडियो नहीं बनाया अब तक। किसी भी एग्जाम को लेकर के मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया। ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाया क्योंकि मैंने पाया स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए ये कि जो ट्रेडिशनली उत्तराखंड एग्जाम की टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इस एग्जाम में पैनिक कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं क्योंकि इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार का है कि वो पैनिक कर रहे हैं। तो आज मेरा उद्देश्य वही है कि थोड़ा सा किसी तरीके से आप लोगों को समझाया जा सके कि चीजें उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल आप इसको मान करके चल रहे हो। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो उत्तराखंड एसआई का हमारा पैटर्न है ये आपका दो भागों में है। पहले इसमें आपका फिजिकल होना है जिसकी की डेट सितंबर में आपके पास एक्सपेक्टेड है कि 2 सितंबर से हमारा फिजिकल होने वाला है। और रिटर्न की जो डेट अभी हमको दी गई है वो 15 दिसंबर की डेट हमको दी गई है। तो मैं इतनी तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग फिजिकल की तो तैयारी कर रहे होंगे। अब उसके लिए तो मैं यहाँ कुछ बता नहीं सकता कि आप ये कीजिए वो कीजिए। तो फिजिकल तो आपको पता है कि आपको करना है। आपको रेस भी करनी है, लॉन्ग जंप भी करना है, आपको चिनअप भी करना है, आपको उठक बैठक भी करनी है, आपको पुशअप्स भी करने हैं। तो वो सारी चीजें तो आप करोगे, बॉल थ्रो भी आपको करना है। बात आती है सबसे बड़ी आपका सिलेबस को लेकर के, जो कि इसका सिलेबस है जहां पर मैक्सिमम लोग हमारे उत्तराखंड के जो ट्रेडिशनली तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो लोग पैनिक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं इसके सिलेबस की तरफ ही लेकर के चला जाऊं। हाँ, पहले मैं आपको एक बेसिक सा यहाँ पर बता देता हूँ जो कि आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार कि जो उत्तराखंड एसआई का आपका एग्जाम होने वाला है इसमें एसआई की वैकेंसी आपको दो तरीके से देखने को मिलेंगी। एक और तो वो है जो आपकी सिविल पुलिस की या फिर आपका पीएससी की और जो आपका एलआईयू होता है इसकी वैकेंसीज हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर आपको अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, ठीक है, दूसरी वैकेंसीज यहाँ पर है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की। तो जहां तक अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वाली पोस्ट के बारे में बात है तो यहाँ पर भी बच्चों को बहुत दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वाली जो पोस्ट है वो टिपिकली साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए है। और इसका जो सिलेबस भी है, इसके सिलेबस में आपको फिजिक्स देखने को मिलेगा। क्लियर है, इसके सिलेबस में फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो मैंडेटरी है सभी के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैंडेटरी है। हाँ, बाकी जिन बच्चों का ग्रेजुएशन में मैथ्स था वो यहाँ पर मैथ्स को चूज कर सकते हैं, या जिनका बायोलॉजी था वो यहाँ पर बायोलॉजी को चूज कर सकते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैंडेटरी रहेगा सभी के लिए, लेकिन मैथ्स और बायो में से किसी एक सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। ये सब आप पहले से जानते हैं। और ये वाला जो पेपर आपका होने वाला है ये टोटल होने वाला है कितने का? 100 मार्क्स का। तो इसको लेकर के तो बहुत दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये पेपर तो वही बच्चे देने वाले हैं जिनका ग्रेजुएशन आपका साइंस बैकग्राउंड से है। वही लोग इस एग्जाम को देंगे। अब जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो इस वाले में आ रही है बच्चा, जहां पर जो पोस्टें आपकी है वो सिविल पुलिस की, पीएससी की या एलआईयू की जो पोस्ट है, यहां पर बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहां पर जो आपके पास पोर्शन है ये पोर्शन है आपका 300 नंबर का। चलो, ये पेपर आपका 300 नंबर का होने वाला है जिसमें कि आपको समय मिलने वाला है 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको ये 300 क्वेश्चन करने हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 300 क्वेश्चन होंगे इनमें से आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के। ठीक है, 75 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जनरल स्टडीज के। 50 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे रीजनिंग के। और इसके अलावा 75 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे मैथ्स के। 75 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे मैथ्स के। तो इस तरीके से आप देखोगे कि टोटल हमारे पास 300 क्वेश्चन हो जाता है जो कि 300 मार्क्स के हैं। अब यहां पर जो उत्तराखंड एग्जाम की ट्रेडिशनली जो बच्चा तैयारी करता है वो इसलिए पैनिक कर रहा है क्योंकि यहां पर ये वाला पोर्शन, रीजनिंग तो फिर भी करता है कुछ एग्जाम के लिए, ये जो मैथ्स का पोर्शन यहां पर आया है 75 नंबर का, इसको लेकर के वो पैनिक कर रहा है। क्लियर? लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुछ चीजों को यहां पर समझिए कि इस एग्जाम को कौन लोग दे रहे हैं। इस एग्जाम को कौन लोग दे रहे हैं? इस एग्जाम को वो लोग भी दे रहे हैं जो कि आपका एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी आपका सीजीएल हो, एसएससी सीपी हो, एसएससी सीएचएसएल हो। जो लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो भी इस एग्जाम को देने वाले हैं। जो लोग आपका बैंकिंग की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो लोग भी इस एग्जाम को देने वाले हैं। और जो बच्चा उत्तराखंड में बेसिकली आपका ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी करता है वो बच्चा भी इस एग्जाम को देने वाला है। हालांकि बाकी लोग भी देने वाले हैं, लेकिन मेजरली जो आपके एग्जाम होते हैं वो एसएससी है, बैंकिंग है और उत्तराखंड में ग्रुप सी है। ये तीनों के तीनों बच्चे इस एग्जाम को देने वाले हैं। तो एक चीज को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा बच्चा, कि जो एसएससी और बैंकिंग वाला बच्चा है, ध्यान रखिएगा, इसकी अच्छी पकड़ होती है किसके ऊपर? मैथ्स के ऊपर। इसकी अच्छी पकड़ होती है किसके ऊपर? रीजनिंग के ऊपर।
इसकी इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छी पकड़ होती है, मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर अच्छी पकड़ होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर अच्छी पकड़ होने के बावजूद इसके पास कितने मार्क्स हैं? यहाँ पर 125 मार्क्स ही हैं जिसके ऊपर इसकी अच्छी पकड़ है। उनमें से मैथ्स का आपका 75 नंबर का मैथ्स है और साथ में आपके पास क्या है, 50 नंबर के आपके पास यहाँ पर रीजनिंग है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे जो ग्रुप सी का बच्चा है, ग्रुप सी के बच्चे का जो आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, एक तो इसका हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि ये हमेशा से हिंदी को तो पढ़ते आ रहा है और हिंदी के ऊपर तो इनकी बहुत मजबूत पकड़ है। दूसरा जो आपका जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है, इसके ऊपर भी इसकी मजबूत पकड़ है क्योंकि ये जिन एग्जाम्स को देता है, चाहे वो ग्रुप सी के एग्जाम हो या फिर यूकेपीएससी के जो एग्जाम ये बच्चा देता है, वहां पर आपका अच्छा खासा लेवल का जीएस पूछा जाता है। तो हिंदी और जीएस के ऊपर इस बच्चे की अच्छी पकड़ है। तो अगर इस हिसाब से मैं मार्क्स यहाँ पर बनाऊं तो हिंदी आपकी आती है कितने की? इसमें 100 मार्क्स की, और जीएस आप लोगों का है कितने का? 75 मार्क्स का। तो टोटल ये कितने मार्क्स आपके पास हो गए? 175 मार्क्स ये आपके पास टोटल हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बैलेंस यहाँ पर चीजें हैं। जो बच्चा एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो भी उत्तराखंड एग्जाम के पेपर को दे रहा है, उसके पास स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी इन 125 नंबर को लेकर के है। जो बच्चा ट्रेडिशनली उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी करता है उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट हिंदी और जीएस है जो कि आपका 175 नंबर का है। तो एक तो आप यहाँ पर मान करके चलिए कि यहाँ पर 50 नंबर का गैप है जो कि एक अच्छा खासा गैप है। मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूं जो यहाँ पर ग्रुप सी के बच्चों को एडवांटेज है, 50 नंबर का बहुत बढ़िया एडवांटेज है। अब ये मत सोचेगा कि एसएससी और बैंकिंग का बच्चा भी जीएस की तैयारी करता है। ध्यान रखिएगा, जो एसएससी का बैंकिंग में तो खैर जीएस उस तरीके से नहीं आता है, एसएससी में जो जीएस आता है बच्चा वो बहुत ज्यादा स्टैटिक होता है। क्लियर है? एसएससी में जो जीएस आता है वो बहुत ज्यादा स्टैटिक होता है और उससे आपका उत्तराखंड एग्जाम में उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा लेकिन वैसा एडवांटेज नहीं होगा जैसा कि ग्रुप सी की तैयारी करने वाले बच्चे के पास होगा। क्योंकि जो ग्रुप सी का एग्जाम का लेवल है जीएस का वो थोड़ा सा अलग है किससे? एसएससी से। मैं टफ और इजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं। एसएससी का जो जीएस होता है वो बहुत ज्यादा स्टैटिक होता है और जबकि उत्तराखंड में उस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली जैसे कि एसएससी के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। उसमें आपको एक अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप डिटेल में एनालिसिस करोगे दोनों के सिलेबस को या दोनों के एग्जाम्स को तो आपको वो अंतर पता चलेगा। तो यहां पर आप लोगों के पास ये बहुत बढ़िया एडवांटेज है। ठीक, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एसएससी और बैंकिंग वाले बच्चे को सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो सबसे ज्यादा दिक्कत है इसको हिंदी को लेकर के, क्योंकि इनके एग्जाम में इंग्लिश का पोर्शन होता है तो ये लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और हिंदी इनके लिए एक महाभारत है। और दूसरा कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कत तो जीएस भी है। क्लियर है? क्योंकि जीएस का जो आपका 75 नंबर का पोर्शन है बच्चा, इसमें मान करके चलिए कि 30 और 35 के बीच में हो सकता है कि आपके क्वेश्चन उत्तराखंड के पूछे जाएं। हालांकि स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि कितने पूछे जाएंगे, मोटा मोटा मान करके चलिए कि 30 क्वेश्चन तो सीधे उत्तराखंड के पूछे जाएंगे। तो इन बच्चों का उत्तराखंड के पोर्शन से तो कोई मतलब नहीं है, तो 30 नंबर का तो वो सीधा सीधा एडवांटेज है। उसके बाद भी जो आपके 40 के आसपास क्वेश्चन बच रहे हैं, 40-45 क्वेश्चन बच रहे हैं जो जीएस के हैं, वो जीएस के क्वेश्चन भी स्टैटिक जीएस से थोड़ा सा अलग होते हैं, वो थोड़ा सा अलग होते हैं। तो इन बच्चों के लिए जो यहाँ पर महाभारत है वो ये दोनों चीजें हैं, आपका हिंदी का और जीएस का पोर्शन। और जो ग्रुप सी वाला बच्चा है इसके लिए यहाँ पर महाभारत है, एक तो आपका रीजनिंग का पोर्शन, एक तो आपका रीजनिंग का पोर्शन और दूसरा आपका मैथ्स का पोर्शन। क्योंकि इन पोर्शन को बेसिकली ग्रुप सी का बच्चा जो होता है वो तैयार नहीं करता है, वो केवल आपका क्या पढ़ता है, उसका एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है, उसमें हिंदी आता है, उत्तराखंड आता है और आपका जीएस आता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नॉर्मली रीजनिंग और मैथ्स को नहीं पढ़ता है। 5-7 नंबर की रीजनिंग आती भी है ग्रुप सी में, उसको भी बच्चा यहाँ पर बहुत सीरियसली नहीं लेता है। मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल व्यू आपको बता रहा हूँ। कुछ बच्चे तो लेते ही हैं तभी सिलेक्शन होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सामान्यतः बच्चा उस पोर्शन को उतना सीरियसली नहीं लेता है। तो अब हमको बात बेसिकली ये करनी है कि ये बच्चा इस पोर्शन में पैनिक ना करे, ये बच्चा इस पोर्शन में पैनिक ना करे। तो होता क्या है ना, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है बच्चा जो आपको केवल एक ही बार मिलता है। ये एसआई का एग्जाम उत्तराखंड में हर साल तो होता नहीं है, 5 साल 8 सालों में एक बार होता है। और ऐसा एग्जाम है जहां पर आप एक सिंगल पेपर में 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। और वास्तविकता तो यही है कि एसआई की जो तैयारी करने जा रहा होगा, जिसने अच्छा खासी पढ़ाई की है, वो 4600 ग्रेड पे को देख करके यहां पर आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रेड पे है और सिंगल पेपर है। एक सिंगल पेपर से इतना बड़ा ग्रेड पे मिलता नहीं है। इवन कि अगर आप नायब तहसीलदार की भी बात करो बेटा, उसका 4200 का ग्रेड पे होता है और उसमें आपको प्री मेंस और इंटरव्यू को फेस करना पड़ता है, तब जाकर के 4200 का ग्रेड पे मिलता है। तो इतना बड़ा ग्रेड पे आपको सिंगल एग्जाम से नहीं मिलता। इससे भी अपना आपको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि अगर आप करते हो तो आपको एक बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये बच्चा पैनिक यहां पर ना करे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर एसएससी और बैंकिंग वाले बच्चों के लिए,
ठीक है, एसएससी और बैंकिंग वाले बच्चों के लिए। तो इन बच्चों को तो बच्चा मैथ्स प्लस रीजनिंग में कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप जो अपना एसएससी के लिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हो, या बैंकिंग वाले जो एसएससी के लिए मैं, खैर बैंकिंग वालों की रीजनिंग तो थोड़ा ज्यादा टफ होती है, इनका जो आपका मैथ्स भी होता है उसमें आपका डीआई का पोर्शन ज्यादा होता है, तो अच्छी मैथ्स होती है बैंकिंग वाले बच्चों की। और एसएससी वाले बच्चों का भी जो मैथ्स होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि उनके 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, तो मैथ्स उनका भी अच्छा होता है। तो मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको अलग से कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो आपने एसएससी में पढ़ा है उन्हीं चीजों को आप यहां पर लेकर के जा सकते हो, वहां आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। बात आती है किसकी? हिंदी की। बात आती है हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चा? हिंदी के लिए आपके पास बहुत आसान है, आपको बहुत ज्यादा दरबतर भटकने की जरूरत नहीं है। हिंदी में ध्यान रखिएगा, जो आपके 100 क्वेश्चन यहां पर आते हैं, इसमें लगभग 60 to 70 क्वेश्चन जो यहां पर आएंगे बच्चा, वो आपके बेसिक ग्रामर से आएंगे। क्लियर है? वो क्वेश्चन आते हैं आपका किससे? बेसिक ग्रामर से। और यकीन मानिए बेसिक ग्रामर में केवल 3 चैप्टर होते हैं। क्लियर? जब हम हिंदी की बेसिक ग्रामर की बात करते हैं तो इसमें आपके 3 चैप्टर होते हैं केवल। एक को हम कहते हैं वर्ण विचार, एक को हम कहते हैं शब्द विचार, और एक को हम कहते हैं वाक्य विचार। एक को हम कहते हैं वर्ण विचार, एक को हम कहते हैं शब्द विचार, और एक को हम कहते हैं वाक्य विचार। ये 3 टॉपिक होते हैं आपके बेसिक ग्रामर से, और यहीं से आपका 60 to 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। यहीं से आपके 60 से 70 जो प्रश्न होंगे आपके हिंदी के एग्जाम में बनेंगे। और ये बेसिक ग्रामर का पोर्शन है, तो ये तुलनात्मक रूप से आसान होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो बेसिक ग्रामर का पोर्शन है, ये तुलनात्मक रूप से आसान होता है, ये बहुत हाईली स्कोरिंग पोर्शन होता है। इसको अगर आप एक बार किसी से पढ़ लोगे ना, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। मैं एसएससी वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, बहुत दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। बहुत आसान पोर्शन है और इसको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। तो एक तो आपको क्या करना है कि इन तीनों पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, और आपका वाक्य विचार हो गया। क्योंकि इनमें कुछ तो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो कि आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे, कुछ चीजें इसमें याद करने वाली हैं। जैसे जब आप शब्द की बात करते हो तो इसमें विदेशी शब्द को थोड़ा सा याद करना पड़ता है, या फिर जैसे आपके पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, वो थोड़ा सा याद करने पड़ते हैं। तत्सम तद्भव को थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बाकी का जो पोर्शन यहाँ पर है, बाकी का पोर्शन यहाँ पर बहुत आसान है। जैसे वाक्य रचना हो गया, वाक्य रचना वाला पोर्शन यहाँ पर बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाकी जो यहाँ पर लगभग आपका 30 नंबर के आसपास का पोर्शन है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको लोकोक्ति मुहावरे देखने को मिलेंगे। क्लियर है? उसमें आपको लोकोक्ति मुहावरे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वहां पर आपको जिसको आप कहते हैं पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? संचार से संबंधित प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, और हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे लगभग वो मोटा मोटा आपको इन पोर्शन से देखने को मिलेंगे। तो जहां तक लोकोक्ति और मुहावरे की बात है बच्चे, तो अंग्रेजी में अभी आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस तो पढ़े ही हैं, वही होते हैं। तो हिंदी में भी सेम आपके लोकोक्ति और मुहावरे हैं, इनको केवल और केवल याद करना पड़ता है। तो जहां तक लोकोक्ति और मुहावरे की बात होती है, यहाँ पर हर बच्चा लगभग आपका सेम लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर होता है, क्योंकि सबको याद ही करने होते हैं, तो इनको आपको रटना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप कर सकते हो कि रोज के आप क्या करो, 5-5, 10-10 मुहावरे को रोज याद करना शुरू कर दो, ठीक है। पत्र लेखन बहुत आसान है। पत्र लेखन का एक बार आप बहुत अच्छे से फॉर्मेट देख लीजिए, कौन सी चीज कहां पर आती है, क्या लिखा जाता है, एक बार देखना है। इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसमें आपको 10 दिन लगे। एक दिन में आप पत्र लेखन को पूरा देख सकते हो कि पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है पत्र में, कौन सी साइड को क्या लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, राइट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं। क्लियर? तो वो सारी चीजें आपको यहां पर देखनी है, जो कि बहुत बेसिक होती हैं। इसी तरीके से जो आपके संचार माध्यम है, इनके बारे में भी आप बहुत शॉर्ट नोट्स में देख सकते हो। किसी भी कोचिंग के नोट्स या फिर ऑनलाइन ऐप भी कोई देख लेते हो तो 4-5 पन्नों के नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे, जिससे आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाता है। ये पोर्शन ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत छोटा पोर्शन, और बहुत आसानी से कवर ये वाला पोर्शन भी हो जाता है। जहां तक साहित्य की बात आप लोगों के लिए बच्चा, तो साहित्य में आप लोग क्या कीजिए, साहित्य में आप एक काम कीजिए, जो आपकी एनसीईआरटी होती है ना, एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी आपकी कहां से लेकर के 6 से लेकर के 12 तक की, जो आपकी 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी है, उसमें जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, ये देख लीजिएगा कि उनका राइटर कौन है। क्लियर? उनका राइटर कौन है। 6 से और 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी आपकी है, उनका राइटर कौन है, ये आपको देख लेना है। और अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो जब भी कोई चैप्टर आपका शुरू होता है ना, स्टार्टिंग में एक ऐसा बॉक्स बना होता है राइटर के बारे में, स्टार्टिंग में एक बॉक्स बना होता है राइटर के बारे में। इस बॉक्स में राइटर के बारे में जानकारी होती है, और साथ में उसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, जो उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो लिखी होती हैं, और इसके अलावा उस राइटर को कौन से सम्मान मिले हैं, कब मिले हैं, उन सम्मानों की भी जानकारी यहां पर दी होती है। तो आपको कुछ भी एडिशनल नहीं करना है, आपको केवल इतना कर लेना है कि 6ठी से 12वीं तक की जो आपकी एनसीईआरटी है, हिंदी की बात मैं कर रहा हूं, जो हिंदी की एनसीईआरटी आपकी है 6ठी से 12वीं तक, उनमें प्रत्येक जो चैप्टर है उसका पहला पेज आपको देख लेना है। वहां पर राइटर का नाम होगा, राइटर
की महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी, उसको जो महत्वपूर्ण सम्मान मिले हैं वो होंगे। ठीक है, तो आपको केवल और केवल एनसीईआरटी को यहां पर तैयार करना है, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें 12वीं तक की जो एनसीईआरटी है उसको कवर किया जाएगा। तो आपको इसमें एडिशनल कुछ नहीं करना है। बाकी जो थोड़ा बहुत आपका साहित्य में होगा, वो जब आप उत्तराखंड की परीक्षा वाणी को बच्चा पढ़ोगे तो वहां पर भी एक पोर्शन है जहां पर उत्तराखंड के साहित्यकार और उनकी रचनाएं आपको दी हुई है, तो उनको आपको याद कर लेना है। क्लियर है, उनको आपको याद कर लेना है। बाकी यहां पर आपको कुछ विशेष रूप से नहीं करना है। इतना अगर आप कर लेते हो तो ये वाला जो पोर्शन आपका है बच्चा, ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये हिंदी का जो पोर्शन है ना, यहां पर जो ग्रुप सी का बच्चा है, ध्यान रखिएगा, वो 85 से 90 के बीच में स्कोर करेगा। जो उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा है वो 85 से 90 के बीच में यहां पर स्कोर करेगा। जिनका सिलेक्शन होगा उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग जो एसएससी और बैंकिंग वाले बच्चे हो, आपको भी इतना तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप हिंदी में कम से कम 70 से और 75 की लाइन में तो आप कहीं ना कहीं रहो। 70 से 75 की लाइन में तो आपको कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपको देगा ये बेसिक ग्रामर का सेक्शन, क्योंकि इसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो यहां से क्वेश्चन गलत नॉर्मली नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहां से अधिकांश क्वेश्चन आप लोग सही करके ले जाओगे, यहां पर दिक्कत नहीं होगी। ये जो 60 से 70 नंबर का क्वेश्चन पोर्शन है, अगर 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां पर आप लोग भी 55 से 60 के बीच में स्कोर कर सकते हो। बहुत आसानी से आप उसको स्कोर कर सकते हो। और बाकी जहां तक इसकी बात है तो लोकोक्ति मुहावरे रटने वाला पोर्शन है, तो इसको आप रट सकते हो। पत्र लेखन और संचार आपका बहुत आसान है, इसको आप एक दिन में कवर कर सकते हो, तो यहां भी आपको दिक्कत नहीं होगी। साहित्य में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसके लिए अभी आपके पास 4 महीने हैं, उसमें आप धीरे धीरे करके उसको समय दे सकते हो, ताकि आप इस बात को मेक श्योर कर पाओ कि यहां पर आप 70 से 75 के बीच में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सेम चीज आपका बच्चा जीएस के साथ है, एसएससी वाले बच्चों के लिए जीएस के साथ है। अब जीएस जो यहां पर है वो आपका 75 मार्क्स का है। बेसिकली इसको आप 2 भागों में बांट सकते हो, एक तो जो ओवरऑल जीएस होगा और दूसरा यहां पर जो आपका जीएस होगा वो उत्तराखंड स्पेसिफिक होगा। मोटा मोटा मान के चलिए कि जो उत्तराखंड स्पेसिफिक जीएस यहां पर होगा, लगभग 30 क्वेश्चन मोटा मोटा मान करके चलिए कि उत्तराखंड स्पेसिफिक जीएस से यहां पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी वाले बच्चों को ज्यादा टफ लगेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको केवल एक किताब उठा लेनी है कोई भी। या तो आप परीक्षा वाणी की किताब उठा लीजिए, परीक्षा वाणी की दोनों मत ले लीजिएगा, एक किताब मोर देन इनफ है। परीक्षा वाणी की किताब उठा लीजिए या आप बीएस नेगी की किताब उठा लीजिए। इन दोनों में से किसी एक किताब को परचेस कर लीजिए और रोज इसको थोड़ा 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 पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 4 महीने का समय वो मोर देन इनफ है। मैं एसएससी बैंकिंग वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, उनका मैथ्स रीजनिंग ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। परीक्षा वाणी या बीएस नेगी में से केवल कोई एक किताब उठानी है, दोनों किताबें आपको नहीं उठानी है, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा 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 करके उसको पढ़ना रोज रोज शुरू कर दीजिए। ऐसे करते करते आप देखोगे कि चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, क्योंकि इसमें बेसिकली फैक्चुअल चीजें हैं, याद करने वाली चीजें हैं, यह आपको आसान लगने लग जाएगा। और आपको यहाँ पर बहुत स्कोर नहीं करना है। आप लोग यहां पर अगर कहीं ना कहीं 15 के आसपास भी स्कोर कर जाते हो तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि जो उत्तराखंड का बच्चा होगा जो ट्रेडिशनली तैयारी कर रहा है, वो इस पोर्शन में बच्चा 20 से और 25 नंबर के बीच में स्कोर करेगा। वो यहां पर 20 से 25 नंबर के बीच में स्कोर करेगा। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आप यहां पर 15, 16, 17 नंबर के आसपास तो किसी तरीके से स्कोर कर जाओ। ठीक, दूसरा पोर्शन जो यहां पर रहेगा, लंबा लंबा मोटा मोटा मान करके चल सकते हैं कि 45 नंबर का जो आपका होगा वो जीके होगा। ठीक है, अब जीके में आपके पास क्या क्या यहां पर है बेटा, जीके में आपके पास हिस्ट्री यहां पर है, जीके में आपके पास ज्योग्राफी यहां पर है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास यहां पर है जीके में, करंट अफेयर्स आपके पास होगा, और इसके अलावा जो कंप्यूटर से संबंधित जानकारी होगी वो आपके पास होगा, और साथ में जो इंडियन इकोनॉमी पोर्शन होता है वो पोर्शन यहां पर आपके पास होगा। ये आपका मोटा मोटा यहां पर जीएस का पोर्शन है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक किताब उठा लेनी है जिसका नाम होता है आपका लूसेंट। लूसेंट की एक सामान्य अध्ययन की किताब आती है, सिंगल किताब आती है, उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और इंडियन ज्योग्राफी भी है। तो एक लूसेंट किताब आपको उठा लेनी है। और एसएससी के लिए भी आपने, ऐसा तो है नहीं कि जीके बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जीके तो आप लोगों ने पढ़ा है, एसएससी में भी आता है, तो थोड़ा सा उसी जीके को अपना लूसेंट किताब से एक बार रिवाइज करना है। तो उसको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो किताब आपने पहले भी पढ़ी हुई है, जीके आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, तो उसको आपको रिवाइज कर लेना है। और ये वाला जो आपका पोर्शन है, तब आप देखोगे कि यहां पर भी आप ठीक ठाक स्कोर कर पाओगे। इस पोर्शन में अगर आप 25 से 30 के बीच में भी स्कोर कर पाते हो बच्चा, तो एक अच्छे मार्क्स यहां पर माने जाएंगे, क्योंकि तब जो आपका टोटल स्कोर आपका जीएस में हो जाएगा वो कहीं ना कहीं आप 45-50 के आसपास जीएस में पहुंच जाओगे। क्लियर है, 45-50 अगर आप जीएस में पहुंचते हो, इसी तरीके से 70 से 75 के बीच में अगर आप हिंदी में पहुंचते हो, तो फिर मैथ्स और रीजनिंग तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही, जहां पर आपको 125 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है, जहां पर आपको 125
125 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस 125 नंबर के क्वेश्चन में बच्चा आप लोग अगर 90 टू 100 के बीच में भी स्कोर करते हो, 100 के आसपास भी आप स्कोर करते हो, जो कि आपको करना चाहिए क्योंकि आपका स्ट्रांग पॉइंट है, तो आप लोग आपको पाओगे कि आप लोग यहां पर सिलेक्शन में हो। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो एवरेज स्टूडेंट है। जो बच्चा आपका बहुत तेज होगा, ब्रिलियंट माइंड होगा, वो कुछ अलग होते हैं कुछ बच्चे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं जो एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो उत्तराखंड में जो मैथ्स रीजनिंग पूछी जाएगी उसमें आपको इतना स्कोर कर लेना चाहिए, क्योंकि एसएससी की तुलना में लेवल हल्का रहेगा। बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा, सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे। सीपीओ के लेवल के लगभग क्वेश्चन आप यहां पर मान करके चल सकते हो। क्लियर है? सीजीएल में जो आपके लेवल के क्वेश्चन आते हैं लगभग वो नहीं होंगे, सीपीओ के लेवल के साथ आप इसको मैच कर सकते हो, उस लेवल के क्वेश्चन आपको मोटा मोटा यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इतना स्कोर कर लेता है एक एसएससी वाला बच्चा 90 से 100 के बीच में, अगर वो यहां पर स्कोर कर रहा है, जीएस में अगर वो कहीं आपका 45 से 50 के बीच में स्कोर कर पा रहा है, और हिंदी में अगर वो आपका 70 से 75 के बीच में स्कोर कर पा रहा है, तो देखिएगा आप कहीं ना कहीं अपने आप को 200 प्लस के आसपास पाएंगे। और मेरा अनुमान है कि अगर पेपर आपका ठीक ठाक बनता है, नॉर्मल पेपर बनता है जैसा अब तक उत्तराखंड में बनता आ रहा है, तो आप देखोगे कि 200 प्लस में आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो ये बात थी उन बच्चों के लिए जो बेसिकली एसएससी बैकग्राउंड के हैं और जिनको दिक्कत आती है हिंदी को लेकर के और आपका जीएस को लेकर के। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में मान करके चल रहा हूं कि उनका बहुत स्ट्रांग है। अब दूसरी बात आती है बच्चा किन बच्चों के लिए, दूसरा आता है उन बच्चों के लिए जो टिपिकली आपका तैयारी कर रहे हैं कौन से एग्जाम की, हमेशा से ग्रुप सी के एग्जाम की। तो बेटा आप लोगों से मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप लोगों का जीएस का पोर्शन बहुत अच्छा होगा और आप लोगों का हिंदी का पोर्शन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। आपके जितने भी एग्जाम है उनमें आप जीएस, हिंदी और उत्तराखंड तो पढ़ते ही पढ़ते हो। ठीक है, तो यहां तो आप लोगों को कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आपने अभी तक अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं या फिर जिन भी किताबों से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, उन्हीं को आपको थॉरोली रिवाइज करना है। इस वाले पोर्शन में तो आप लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होगी। और ये पोर्शन है आपका लगभग कितने का, 175 नंबर का। और मैं उत्तराखंड स्पेसिफिक तैयारी करने वाले बच्चों से उम्मीद करता हूं कि वो हिंदी में कहीं ना कहीं आपका 85 से 90 के बीच में स्कोर करेंगे। ऐसी उम्मीद मैं उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बच्चों से करता हूं। जिनको सिलेक्शन लेना है बेटा, देखिए आपको सिलेक्शन लेना है ना, नौकरियां तो 222 लोगों को ही मिलनी है क्योंकि सीटें तो 222 ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इससे कम स्कोर करोगे तो भी आपको मिल जाएगी, इससे कम स्कोर खराब नहीं होगा, लेकिन बात नौकरी की है। आपको वहां पर नौकरी पानी है, आपको अच्छा स्कोर नहीं लाना है। तो सिलेक्शन के लायक जो स्कोर होगा वो यहां पर बच्चा 85 से 90 के बीच में स्कोर करेगा। क्लियर है? मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा कमजोर है। अगर कोई मैथ्स रीजनिंग से बैलेंस कर सकता है फिर तो यहां पर आपका 75 से भी काम चल जाएगा। लेकिन जो बच्चा उत्तराखंड स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करता है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो यहां पर 85 से 90 के बीच में स्कोर करेगा। ठीक है, दूसरा जो आपका जीएस वाला पोर्शन है, इसमें क्योंकि जो जीके होगा, चाहे आपका उत्तराखंड होगा, वो भी आप लोग लगातार पढ़ ही रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूं उत्तराखंड के बच्चों से कि वो यहां पर कहीं ना कहीं आपका 55 से 60 के बीच में तो स्कोर करेंगे। उनको यहां पर 55 से 60 के बीच में तो स्कोर करना होगा। हालांकि ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो 65 तक चले जाएंगे, जो 63, 64, 65 तक भी जाएंगे। मैं एक मोटा मोटा कह रहा हूं कि इतना स्कोर तो आपको यहां पर करना पड़ेगा। 55 से 60 के बीच में आपको स्कोर यहां पर करना पड़ेगा, 85 से 90 के बीच में आपको हिंदी में स्कोर करना पड़ेगा। और ये आप कर भी लोगे क्योंकि इसको तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। अब आपके लिए जो सबसे दिक्कत वाली बात आती है वो एक तो आता है रीजनिंग को लेकर के, वो एक आता है रीजनिंग को लेकर के, और एक आता है आपका मैथ्स को लेकर के। एक आता है रीजनिंग को लेकर के, एक आता है आपका मैथ्स को लेकर के। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो रीजनिंग आपका है इसके दो पार्ट होते हैं बच्चा। एक आपकी होती है वर्बल रीजनिंग और एक आपके पास होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। क्लियर? एक आपके पास वर्बल रीजनिंग है, दूसरी आपके पास नॉन वर्बल रीजनिंग है। आप ऐसा समझिएगा कि वर्बल का मतलब होता है जो आपका शब्द आधारित रीजनिंग होती है, जिसमें आपका क्लॉक, कैलेंडर वगैरह ये सारी चीजें आती हैं, अल्फाबेट आता है, सीरीज आता है, ये सब आता है। नॉन वर्बल का मतलब ऐसा समझे जहां पर आपके चित्र आते हैं ना बने हुए, दर्पण इमेज आता है या फिर चित्र बने हुए होते हैं, उसको कहते हैं मोटा मोटा नॉन वर्बल रीजनिंग। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसके ऊपर अगर आप एफर्ट मारते हो इस पोर्शन को किया जा सकता है। रीजनिंग का पोर्शन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये मैथ्स नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये मैथ्स नहीं है। अब यहां पर आपको पासा पढ़ना है तो पासे में दो ही पासे तो आपके पास होते हैं। एक आपके पास स्टैंडर्ड पासा होता है, क्लियर है, दूसरा आपके पास ओपन पासा होता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपके पास ओपन पासा होता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है एग्जाम में। पासे को आप एक बार पढ़ोगे तो इसमें आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। फलक पे तो पूछा जाता है कि इसके विपरीत फलक पे कौन सा होगा, तो यहां पर कोई बहुत दिक्कत नहीं आती है। कैलेंडर वाला जैसे टॉपिक हो गया आपका, तो कैलेंडर वाले टॉपिक में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अल्फाबेट सीरीज आपकी आती है, अल्फाबेट सीरीज में आपकी कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एनालॉजी आपके पास आता है, तो एनालॉजी कोई बहुत टफ ऐसे टॉपिक नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार पढ़ करके
पढ़ करके तो देखिए, और जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि रीजनिंग एक आसान टॉपिक है और इस रीजनिंग से आपके एग्जाम में 50 नंबर का पेपर बनना है। 50 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग के, और ये हाईली स्कोरिंग है। तो रीजनिंग की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो रीजनिंग बच्चा आप कर सकते हो। 50 नंबर की रीजनिंग में आप लोग भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। यकीन मानिए, अगर आप रीजनिंग को थोड़ा समय देना शुरू करते हो, रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा समय भी रीजनिंग को देते हो, सीखने का प्रयास करते हो, तो रीजनिंग एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आप 35 के आसपास बेटा स्कोर कर सकते हो। एसएससी और बैंकिंग वाला बच्चा मेरे से यकीन मानिए, वो यहां पर आपका 40 प्लस या फिर 45 के आसपास भी स्कोर करेगा, क्योंकि रीजनिंग उनका, वो लोग तो रीजनिंग लगातार पढ़ ही रहे हैं ना, उनके एग्जाम में तो रीजनिंग आ रही है और हर साल उनके एग्जाम हो रहे हैं, तो वो लोग तो प्रैक्टिस में है रीजनिंग के, तो वो 45 के आसपास उत्तराखंड के रीजनिंग में स्कोर करेंगे। वो उतना स्कोर वहां पर कर जाएंगे। लेकिन आप लोगों को भी मेक श्योर करना है कि 35 के आसपास आप स्कोर करो। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको रोज आपका एक एक चैप्टर के आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने शुरू करने और उसको पढ़ना है। इसमें कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें इसमें होती हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है। रीजनिंग में बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं। अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू करते हो और करना शुरू करते हो, आप यकीन मानिए आप इसमें आसानी से 35 के आसपास स्कोर कर जाओगे। रीजनिंग वाला पोर्शन आसान है, या आपको अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। ये बात मैं उत्तराखंड ग्रुप सी स्पेसिफिक बच्चों के लिए कर रहा हूं। अब बात आती है बच्चा मैथ्स की। मैथ्स का मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस ही बता देता हूं, उससे मैं आपको बता पाऊंगा कि मैथ्स में आपको कैसे चीजें आसान लग सकती हैं। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कौन सा सिलेबस कितना है। जीएस में वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। हिंदी का सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं मोटा मोटा क्या है। ठीक है, यहां पर बात आती है सबसे ज्यादा आपकी मैथ्स की। ठीक है, अब मैथ्स में देखिएगा बेटा, मैथ्स के मोटा मोटा आप देखोगे, मैथ्स के आपको दो भाग देखने को मिलेंगे। क्लियर है, ये आपका मैथ्स वाला पोर्शन है, इसको आप दो भागों में बांट करके देख सकते हो। दो भाग कैसे, एक को हम कहते हैं एलिमेंट्री मैथ्स और एक को हम कहते हैं एडवांस मैथ्स। क्लियर है, एक को हम कहते हैं एलिमेंट्री मैथ्स, एक को हम कहते हैं एडवांस मैथ। तो ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना बेटा, और नीचे तक ये होंगे। क्लियर है, ये जो आपके मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पर हैं, ये एलिमेंट्री मैथ्स के हैं। क्लियर है, ये एलिमेंट्री मैथ्स के टॉपिक है, इसको आप बेसिक मैथ्स भी कह सकते हो। और यहां से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर आपको सीजीएल का लेवल एक्सपेक्ट नहीं करना है। सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन यहां पर पूछे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बेटा बहुत बड़ा पेपर है। समय कितना आपके पास, केवल 3 घंटे का समय है और 3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन करने हैं। सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन अगर यहां पर पूछे जाने लगे ना, पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है, कट ऑफ बहुत नीचे गिर जाएगी, और उतना नीचे तो कट ऑफ यूकेपीएससी नहीं गिराना चाहेगा। एक आपका औसत होता है ना कि 60 से 70% के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए, तो 60 से 70% कितना होता है, 180 से और 210। तो कट ऑफ आपके 180 से 210 नंबर के बीच में ही कहीं ना कहीं रहनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 150 नंबर पर उसको कट ऑफ लानी है। तो इसलिए उस लेवल के क्वेश्चन तो यहां पर नहीं आने वाले हैं। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, लेकिन जो मेजर पोर्शन आपके एग्जाम का होगा, वो सीजीएल लेवल का पोर्शन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो मोटा मोटा अगर आपको तुलनात्मक रूप से देखना है, वो सीपीओ लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो जो एलिमेंट्री मैथ्स वाला पोर्शन है ना बेटा, ये आसान होता है, जैसे कि एलसीएम एचसीएफ। तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसकी 10 तक मैथ्स नहीं रही होगी। 10 तक तो मैथ्स सभी लोगों का रहता है, और 10 तक में आप एलसीएम एचसीएफ तो पढ़ते ही हो। क्लियर है, और एलसीएम एचसीएफ में कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है लगाने के लिए। एलसीएम एचसीएफ तो आप लोग निकाल ही सकते हो। सेम आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस है। सर्ट्स एंड इंडिसेस का बेसिक तो आप पढ़ ही सकते हो कि भाई जो पावर होती है वो ऐड कब होती है, पावर जो आपकी होती है वो माइनस कब होती है, जब आपका डिवाइड हो रहा होता है तब पावर क्या होती है, जब आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है तब पावर क्या होती है। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें जो आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हो। इसमें टफ लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा ना हमको उस लेवल तक जाना है, हमको अपना बेसिक सही करना है। तो उत्तराखंड के बच्चों से मैं इतना एक्सपेक्ट जरूर कर रहा हूं कि ये जो आपके एलिमेंट्री मैथ्स के आपके टॉपिक है ना, जैसे द्विघात समीकरण हो गया, जिसको आप क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन कहते हो, इसको आप एक बार को छोड़ सकते हो। थोड़ा सा टफ ये पड़ता है। जो ग्रुप सी का बच्चा है, जो पढ़ सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। जो ग्रुप सी का बच्चा है, इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन लघुत्तम समापवर्ती, एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ना है, आसान टॉपिक है। सर्ट्स एंड इंडिसेस आपका घातांक एवं करनी, आसान टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हो। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जो आपका नंबर सिस्टम होता है, बहुत बेसिक टॉपिक है बच्चा। थोड़ा सा अपने ऊपर आत्मविश्वास करोगे, इस टॉपिक को आप आसानी से पढ़ सकते हो। घड़ियां, क्लॉक, आसान क्वेश्चन है, सिंपल। आपके 2 फॉर्मूले आपको याद रखने, उससे आपके घड़ियों के क्वेश्चन आसानी से निकल जाते हैं। यहां पर आपसे सेकंड सेकंड नहीं पूछा जाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन घड़ी से पूछे जाएंगे, जो आपके एंगल सिंपली आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, और वो सिंपल आपका 1-2 फॉर्मूले से वो निकल जाता है। तो इसमें भी आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है। एवरेज भी आपका आसान टॉपिक है। क्लियर है, इसी तरीके से आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, ये भी आपका बेसिक टॉपिक है। इसके टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ के होते हैं आपके अनुपात और समानुपात के, इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। सेम आपका
टाइम एंड डिस्टेंस है, समय एवं दूरी। समय एवं दूरी भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला तो आप कम से कम पढ़ ही सकते हो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वहीं से स्पीड का निकल जाएगा, वहीं से टाइम का निकल जाएगा। यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर टफ क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत, आपको वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन तो आप कम से कम यहाँ पर करके ही जाइए। सेम आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में है, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं कि पिता पुत्र से 5 साल पहले इतना गुना था, 7 साल बाद वो उसके इतना गुना हो जाएगा, तो बताओ पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो बेसिक अगर आप मत कीजिए एसएससी वाले तरीके से, रेशियो मेथड से मत कीजिए। अगर आप एक्स वाई वाले तरीके से भी जाते हो ना, तो उतने क्वेश्चन आप एग्जाम में कर जाओगे बेटा, जिससे कि आप सिलेक्शन के लिस्ट में पहुंच जाओगे। आपको बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि वो तरीके आपको समझ में नहीं आ रहे, रेशियो वाले मेथड आपको समझ में नहीं आते हैं, सक्सेसिव आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, उतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक मेथड आपके रहे हैं, जो आपने 10वीं तक पढ़े हुए हैं, उन मेथड्स के साथ भी अगर आप जाओगे तो उतने क्वेश्चन कर जाओगे बेटा कि जितने से आप सिलेक्शन की लाइन में कहीं ना कहीं खड़े हो जाओगे। तो तनाव नहीं लेना है, पैनिक कर जाओगे फिर तो आप कहीं फाइट में ही नहीं रहोगे ना, तो पैनिक नहीं करना है, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें शुरू करना है। अब परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज तो हम बचपन से निकाल रहे हैं ना, तो बेसिक बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ के जा ही सकते हो, बेसिक परसेंटेज तो आप लोग देख सकते हो। सेम आपका लाभ और हानि, तो इतना तो आपको पता है ना कि अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और उसको आपने 120 रुपए का बेचा, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें लाभ हुआ है ना भाई, लाभ हुआ है ना। तो इसी में वो आपसे परसेंटेज भी तो पूछ सकता है, कितना परसेंटेज लाभ हुआ है, तो कितना लाभ हुआ है आपको, 20 का लाभ हुआ है। कितने का था आपका कॉस्ट प्राइस, 100 का था, तो 100 पे आपको 20 रुपए का लाभ हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो 20% लाभ आ गया। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपको करके जाने भी तो नहीं है। केवल जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जिस लेवल के क्वेश्चन कम से कम 10 तक हैं, उस लेवल के क्वेश्चन तो आपको यहां पर करके जाने ही पड़ेंगे। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करके जाओगे, जो फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पीआरटी अपॉन 100, और एक दो फॉर्मूले इसमें आगे और निकल करके आ जाते हैं, जो आपके टाइम अगर आपको निकालना हो या रेट अगर आपको निकालना हो, उनके लिए कुछ आपके शॉर्ट फॉर्मूले निकल करके आ जाते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कम से कम करके जा सकते हो, जिन क्वेश्चन में दिमाग ना लगाना पड़े, केवल फॉर्मूला पुट करना पड़े, वो क्वेश्चन तो करके जा सकते हो। यकीन मानिए आपको एग्जाम में वैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जिनमें केवल और केवल आपको फॉर्मूला पुट करना होगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सेम चीज आपका लागू होता है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। फॉर्मूला बेस है, बचपन से हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है ना कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला तो हमने बचपन से पढ़ा है कि पावर आपका क्या होता है, n, जो कि हमारा टाइम होता है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो वहां पर कर सकते हो, फॉर्मूले को तो अपने साथ में लेकर के जा सकते हो, और फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इतने समय में इतना गुना हो जाता है, तो अपना 4 गुना कितने समय में होगा, 10 गुना कितने समय में होगा, उसके लिए एक आधा शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा देख सकते हो। क्लियर है, एक आधा शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला उसके लिए देख सकते हो, उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड में नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है, इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो मत करना, छोड़ देना। क्लियर, इसमें आपका एक आता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट में देता है वगैरह, उन क्वेश्चनों को आप स्किप कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है, उसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आते हैं उनको आप एग्जाम में कम से कम कर सकते हो। सेम चीज आपका पाइप एंड सिस्टम के साथ है। पाइप एंड सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर करके जा सकते हो। नाव और धारा बेसिकली सेम ही, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड क्वेश्चन हो गया, और आपका बोट एंड स्टीम हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन, सॉरी बोट एंड स्टीम आपका जो आपका ये कहां गया, ये समय और दूरी पढ़ते हो, तो इससे आपका नाव और धारा वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। केवल एक अंतर थोड़ा सा आता है, इसमें धारा की चाल होती है, उसके लिए आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि शांत जल में चाल कैसे निकालते हैं, धारा की चाल कैसे निकालते हैं, विपरीत में चाल कैसे निकालते हैं। उसके सिंपल से फॉर्मूले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उन फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप यहाँ पर क्वेश्चन को करने जा सकते हो। अब जो सीजल वाला बच्चा है वो तो अपने रेशियो मेथड के साथ खेल जाएगा, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी एलिमेंट्री को रेशियो मेथड से कर देता है। क्लियर है, लेकिन आप लोग यहां पर बेसिक फॉर्मूले के साथ भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए थे आपका नाव और धारा तक। इसके बाद है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी जो बेसिक फॉर्मूला है वो वाला तो आपने पढ़ा होगा, एक्स वाई होता है, यहां पर जेड होता है, और यहां पर हमारे पास रेशियो निकल करके आ जाता है, यहाँ पर रेशियो निकल करके आ जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला तो आप लोग पढ़ के जा सकते हो, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मत कीजिएगा इसके भी टफ क्वेश्चन कि वो पहले 2 लीटर निकालता है, फिर 2 लीटर डालता है, फिर 2 लीटर निकालता है, फिर 2 लीटर डालता है, और ऐसा वो 8 बार करता है, तो बताओ कि लास्ट में क्या रेशियो होगा। मत कीजिए उतना टफ क्वेश्चन। क्लियर है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन तो कर सकते हो कि 2 क्वांटिटी को मिलाकर के अगर वो कोई मिक्सचर बनाता है तो उसमें क्या रेशियो होगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो करके जा सकते हो, क्योंकि इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं लगानी है, ये बहुत बेसिकली आप इसको कर सकते हो। सेम आपका समय और कार्य है, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी हो गया, क्लियर है, समय और कार्य आपका हो गया।
आपका नल एवं टंकी हो गया, ये दोनों के दोनों सेम ही होते हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, ये दोनों के दोनों लगभग लगभग सेम होते हैं। तो अगर आप समय एवं कार्य करोगे तो आपका नल एवं टंकी भी हो जाएगा, केवल आपको 2-4 क्वेश्चन वहां पर प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अब इसके बाद जो यहाँ पर नीचे ये टॉपिक है बच्चा, इनको कहा जाता है एडवांस मैथ्स। ये यहाँ पर टॉपिक है आपके किसके, एडवांस मैथ्स के। अब एडवांस मैथ्स में क्या है कि ऊंचाई और दूरी, ये टॉपिक आपको करके जाना है, ये आसान टॉपिक है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है। सिंपल आपको यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल यहाँ पर आपको, ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पर ऊंचाई और दूरी वाला जो टॉपिक है कुछ नहीं करना होता है, केवल 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं आपके पास। एक आपके पास बनता है 30 और 60 डिग्री एंगल के साथ, और एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बनता है 45 डिग्री एंगल के साथ। ये 2 क्वेश्चन पेपर में बनते हैं केवल, इसके अलावा यहाँ पर और एंगल्स के साथ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और यहाँ पर सिंपली जब आप पढ़ोगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, केवल यहाँ पर आपको केवल 2-3 वैल्यूज ध्यान रखनी होती है, उससे पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका कवर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 60 डिग्री के सामने जो बनता है वो √3 होता है, 30 के सामने जो बनता है 1 होता है, और यहाँ पर क्योंकि 90 है तो इसके सामने जो होता है वो आपका 2 बनता है। सेम 45 डिग्री के साथ है, इसके अपोजिट में 1 बनता है, इसके अपोजिट में 1 बनता है, और 90 डिग्री के सामने यहाँ पर क्या बनता है, √2 बनता है। नहीं पूछना है कि ये कैसे आया, कैसा है वो तो आप लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। नहीं पूछना है वो भी, केवल ये वैल्यूज भी अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हो और इन वैल्यूज के साथ 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, जब कोई आपको पढ़ाएगा इन वैल्यूज के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन बच्चा आपका नहीं छूटेगा, तो ये चैप्टर भी आपका नहीं छूटेगा। रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री, इसको आप स्किप करके जा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री को आप स्किप करके जा सकते हो, पूरा भी स्किप मत कर देना। इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं, इसके बेसिक फॉर्मूले एक बार देख लेना, इसके केवल और केवल जो बेसिक फॉर्मूले हैं, और उन बेसिक फॉर्मूले पे 3-4 क्वेश्चन लगा के देख लेना। बाकी साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ रटने की जरूरत नहीं है, केवल जो कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके 10th तक की किताब में है, उतने बेसिक 2-4 फॉर्मूले देख लेना, उनसे क्वेश्चन बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो उसको भी आप स्किप कर सकते हो। इसी तरीके से आपका क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल से क्वेश्चन है, तो यहां पर भी बच्चा ये आसान टॉपिक है, क्योंकि ये भी हमने 9-10 तक पढ़ा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको उन क्वेश्चन के लिए नहीं जाना है जो बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन जो एक आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए ना, कि भाई स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, या पैरेललोग्राम का एरिया हमको निकालना होता है कैसे निकाला जाता है, या स्फीयर का एरिया अगर हमको निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, सर्कल का एरिया अगर हमको निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, इनका अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्लियर है, ब्रिक का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जिसको हम क्यूब और क्यूबॉइड कहते हैं। तो फॉर्मूला तो याद कर सकते हो, फॉर्मूला याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और सीधे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके 2-4 हैं वो तो करके जा सकते हो, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम है सेम इन्हीं चीजों का, जिनका आपको एरिया पढ़ना है उनका आपको वॉल्यूम भी पढ़ना है यहाँ पर। इसके बाद आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी, और एक आता है आपके पास स्टेट्स। अब स्टेट्स में आपके पास मीन, मोड और मीडियन आपके पास तीनों दिए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को एक बार पढ़ के देखिए, कहीं से भी जो भी आपका बुक है या फिर जो आपका मास्टर है या फिर आप यूट्यूब से एक बार इस टॉपिक को पढ़ करके देखिए, मीन मोड मीडियन। इसका बेसिक तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीन किसे कहते हैं, मीडियन किसे कहते हैं, और मोड किसे कहते हैं। मीन, मोड, मीडियन का बेसिक तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर उस बेसिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, टफ क्वेश्चन पूछा जाता है हमको उसको स्किप कर देना है। यकीन मानिए बेटा कि ध्यान रखिएगा, ये पेपर जो उत्तराखंड के बनते हैं ना, वो उत्तराखंड के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। आप उत्तराखंड के किसी भी पेपर को देख लीजिए, वो उत्तराखंड के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, चाहे आपका पीसीएस का भी पेपर हो। तो ये जो आपका 125 नंबर का मैथ्स रीजनिंग यहाँ पर आएगा ना, 75 नंबर का आपका मैथ्स और 50 नंबर का आपका रीजनिंग है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 75 नंबर की जो आपकी मैथ्स होगी, इस 75 नंबर में से 50 से और 55 नंबर के बीच में आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केवल और केवल यहाँ पर 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा जो कि थोड़ा टफ होंगे, ठीक है, जो कि एसएससी वाले बच्चे को तो खैर वो क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे, लेकिन जो ग्रुप सी वाला बच्चा है उसको क्वेश्चन बहुत टफ लग सकते हैं। तो केवल आपके 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत टफ बनेंगे, बाकी 50 से 55 क्वेश्चन यहाँ पर जो होंगे वो आपके लगभग इजी टू मॉडरेट के बीच के लेवल के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सीधे सीधे आपके फॉर्मूला बेस होंगे, कि अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है और आपका दिमाग थोड़ा सा चलता है तो उन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। सेम चीज आपका रीजनिंग में होगा। रीजनिंग में आप देखोगे कि लगभग आपका 35 से 40 क्वेश्चन आपको बहुत इजी नेचर के देखने को मिलेंगे, केवल 10 क्वेश्चन आपके ऐसे हो सकते हैं जो कि यहां पर थोड़ा सा आपके टफ हो। और ये 10 क्वेश्चन जो आपके टफ बनते हैं, ये भी कहां से बनते हैं मालूम, इनमें से एक क्वेश्चन आपका हो सकता है टफ कि आपका सीरीज से बन जाए, क्लियर है, एक क्वेश्चन टफ यहां पर हो सकता है कि सीरीज से बन जाए। ऐसी एक आधा टफ क्वेश्चन आप देखते हो कि अल्फाबेट सीरीज से भी कई बार बन जाता है,
कि जो नहीं आता है पकड़ में, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन कई बार आपका मिसिंग नंबर से भी बन जाता है। सपोज उसने एक ऐसे तरीके से इस तरीके से डब्बे दे दिए 3-4 और वहां पर कोई मिसिंग नंबर उसने पूछ लिया, तो इनका पैटर्न कई बार समझ में नहीं आ पाता है। अगर एग्जाम में दिमाग काम नहीं कर रहा है तो पैटर्न समझ में नहीं आ पाता है। तो इस तरीके के 10 क्वेश्चन के लगभग आप यहाँ पर मान सकते हो कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में यहाँ पर आसान क्वेश्चन आपका बनेगा। और एट द एंड आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरीके से प्रयास करना है कि आप 200 को प्लस 200 को क्रॉस कर जाओ, क्योंकि 200 प्लस के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो तब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मेहनत नहीं किया, मेरे मार्क्स कम थे। अगर आप 200 प्लस मार्क्स ले आते हो उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो तब आप थोड़ा सा दोस्त अपनी किस्मत को बाद में दे देना कि यार किस्मत ही खराब थी, नहीं होना था इसलिए नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इतना कर लेते हो बच्चा, तो उसके बाद आपको 200 प्लस जाने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो 175 नंबर का पोर्शन हो गया, किसका, हिंदी और जीएस का। और मैंने कहा कि हिंदी में जो उत्तराखंड का अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो 85 से 90 के बीच में स्कोर करेगा। जीएस में भी जो आपका बच्चा अच्छा पढ़ने वाला होगा वो 55 से 60 के बीच में स्कोर करेगा। तो यहां पर अगर आप मार्क्स को लगाते हो तो 5 और 5 10 और 8 5 13 और 14, 140 नंबर तो आपके यहां पर हो गए। अब आपको क्या करना है, 125 में से 60 से 70 के बीच में तो लाने हैं। तो जितना मैंने आपको बताया रीजनिंग के जो 35-40 आसान क्वेश्चन है, इनमें से अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर लेते हो, मैथ्स के 75 में से अगर आप मान लीजिए मोटा मोटा 40 क्वेश्चन के आसपास भी कर लेते हो, 35 क्वेश्चन के आसपास भी कर लेते हो, तो तब भी तो आप 200 प्लस जा रहे हो ना बेटा, तभी तो आप 200 प्लस जा रहे हो। अब आप हथियार डाल के ही बिल्कुल बैठ जाओगे कि नहीं मुझे जीवन में कुछ करना ही नहीं है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट मारोगे तो मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तराखंड में मैथ्स रीजनिंग बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा। आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए जो आयोग के द्वारा करवाया जाता है, आयोग बहुत टफ मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न नहीं पूछता है। और ये पेपर उत्तराखंड के बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। आयोग को पता है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चों की क्या स्थिति है, जो बेसिकली ग्रुप सी और इन एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो एग्जाम का लेवल भी वैसे ही डिसाइड होता है, क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ऐसा करते हो बेटा, और अगर आप अपने मार्क्स को इस तरीके से सुनिश्चित कर पाते हो, तो निसंदेह आप अपने आप को सिलेक्शन की लाइन में पाओगे। उससे पहले आपको फिजिकल देना है, तो सबसे पहले तो फिजिकल क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद लग जाइए। उद्देश्य मेरा केवल ये था कि मैं उत्तराखंड ग्रुप सी के बच्चों के दिमाग से मैथ्स और रीजनिंग का हवा उतार पाऊं, और जो एसएससी और बैंकिंग वाले हमारे बच्चे हैं वो आपका हिंदी और जीके को लेकर के पैनिक ना करें। चीजें उतनी मुश्किल नहीं है, जब तक आप नहीं पढ़ रहे हो तब तक आप उसको मुश्किल मान करके चल रहे हो। जब आप एक बार आओगे ना उसमें और आपकी रिदम बनेगी, तो आपको बहुत सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनका मैथ्स रीजनिंग बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आज की डेट में मैथ्स रीजनिंग कर रहे हैं तो अब उनको मजा आ रहा है करने में। वो घड़ी के क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं, वो कैलेंडर के क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं, वो क्लॉक के क्वेश्चन आसान, वो डाइस के क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं, वो एनालॉजी के क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, थोड़ा सा एक बार आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद यही करता हूं बेटा आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे, क्योंकि खुशी होती है ना जब ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा तो वो अच्छा लगता है। जो लोग पैनिक कर रहे हैं, तो पैनिक कोई अच्छी चीज थोड़ा है पैनिक करना। एक बार पूरी अपनी ताकत तो लगा करके देखिए, फिर देखिए उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन होता है नहीं होता है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इतना तो आप कम से कम यहाँ पर करके ही जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को बेटा, कि जिस दिन आप दिसंबर में परीक्षा भवन में बैठेंगे आपको बहुत सारी बातें याद आएंगी, और उस दिन आप पाओगे कि सच में प्रश्नों का लेवल आसान था, जैसा कि मैंने आज बताया है। और उसके बाद तो आपसे दोबारा मेरी मुलाकात होगी ही। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। जो पोर्शन आपका कमजोर है उस पोर्शन के ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे, और जो पोर्शन आपका ऑलरेडी मजबूत है उसको आप और मजबूत करना प्रारंभ करेंगे। और एक लास्ट में, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बड़ा रामबाण होता है बेटा, ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बड़ा रामबाण होता है वो आपके पास होता है क्या, टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको कितना भी आता है, अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाई है तो यकीन मानिए टेस्ट सीरीज आपके 15 से 20 नंबर बढ़ा देगा। अगर आपने रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाई है, ये मात्र टेस्ट सीरीज का लगाना आपका 15 से 20 नंबर बढ़ा देगा। इस बात को आप रेखांकित कर लीजिए, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। 15 से 20 नंबर आपके टेस्ट सीरीज से बढ़ जाएंगे। तो जिनकी तैयारी जो एक बार सिलेबस को पूरा कर चुके हैं, तो वो तो बेटा अभी से टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू कर दो, और जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया वो सिलेबस को कंप्लीट करें, और किसी भी हालत में अक्टूबर लास्ट से वो टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें, क्लियर है। क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, यकीन मानिए आपने कम से कम उस दिन तक 50 टेस्ट पेपर लगा लिए होने चाहिए। आप तब तक 50 टेस्ट पेपर को अगर सॉल्व कर चुके होंगे तो यकीन मानिए आपको परीक्षा भवन में उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए रामबाण होने वाला है। टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विदुषी जीएस क्लासेस भी जल्द अपनी टेस्ट सीरीज को लेकर के आएगी उत्तराखंड एसआई के लिए, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी और कोचिंग की आपने ज्वाइन की है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन टेस्ट पेपर को लगातार लगाते रहिए, क्योंकि एट द एंड हमारा जो मोटो है, एट द एंड जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य
उद्देश्य है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए, भले वो कहीं से भी पढ़े, वो किसी की भी टेट सीरीज लगाए, उसका सिलेक्शन होना चाहिए, यही हर पढ़ाने वाले का मोटो होना चाहिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों।